जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 16 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के टेरेन मैपिंग कैमरा 2 द्वारा खींचे गए चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये जो क्रेटर है इसका नाम रखा गया है विक्रम साराभाई जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चंद्रयान 2 मिशन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था बाहुबली रॉकेट के माध्यम से। ये जो चंद्रयान 2 मिशन था इसके कुल मिलाकर के 3 पार्ट थे। एक तो हमारा था ऑर्बिटर, एक हमारा था लैंडर और एक इसमें था रोवर। तो जो हमारा लैंडर और रोवर था वह क्रैश कर गए थे, लेकिन ऑर्बिटर जो है वह अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। तो इसी ऑर्बिटर में लगा हुआ है ट्रेन मैपिंग कैमरा 2 और इसी ने अभी एक इमेज भेजी है और उस इमेज में जो क्रेटर है उसका नाम विक्रम साराभाई जी के नाम पर रखा गया है। चंद्रयान 3 मिशन भी भारत के द्वारा 2023-24 के आसपास लॉन्च होगा और उसमें भारत का सहयोग करेगा जापान देश, यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के सहयोग से भारत के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अब बात हुई है यहाँ पर इसरो की, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके अध्यक्ष है के सिवन जी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किसके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट की घोषणा की? तो ये जो प्रोजेक्ट है 2 जीवों के संरक्षण के लिए है। एक तो है हमारा शेर, दूसरा है डॉल्फिन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त दोनों करेक्ट होगा। तो 15 अगस्त के अवसर पर यानी कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम के द्वारा यहाँ पर लाल किले से भाषण दिया गया और उसी भाषण के दौरान प्रोजेक्ट लायन और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई है। प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर एशियाई शेर हैं जो कि भारत के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं उनका संरक्षण किया जाएगा और गंगा नदी में जो डॉल्फिन मिलती है उसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की जाएगी। डॉल्फिन के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2010 में भारत सरकार के द्वारा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया था और 2010 में ही जो हमारे यहाँ का एशियाई हाथी है उसे राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में घोषित किया गया था। अब बात करते हैं IUCN के रेड लिस्ट की। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास तौर पे जो लोग PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो डॉल्फिन की बात करते हैं तो ये IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। वहीं पर एशियाई शेर की बात करते हैं तो ये भी लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। इससे पहले भारत सरकार के द्वारा जो हमारे यहाँ पर बाघ हैं उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया जा चुका है। तो वे दोनों किस वर्ष शुरू हुए थे इसके बारे में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की जो PDF है वह आप वेबसाइट के ऊपर से भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको सिंपली सर्च करना है KV गुरुजी, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो ये घोषणा की है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भारत के सफल कप्तानों में से एक रहे हैं, तो इसीलिए इनके ऊपर से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ सुरेश रैना जो कि उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें
तो ये दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में किसी देश ने आईसीसी की 3 बड़ी ट्रॉफियों को जीता है, जैसे कि 2007 में टी20 विश्व कप, 2011 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जीत महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 350 वनडे, 90 टेस्ट और 98 टी20 मैच खेला है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके अलावा पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया? तो ये जो सृजन पोर्टल है इसे लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 2020 से लेकर के 2025 तक के बीच यानी कि अगले 5 वर्षों के लिए कुल मिलाकर के 101 रक्षा उत्पादों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि ये जो उत्पाद होंगे उनका भारत आयात नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है कि हमें रक्षा उत्पादों की ज़रूरत है, तो अगर भारत आयात नहीं करेगा तो उसके बदले भारत को इन्हें अपने यहाँ पर ही डेवलप करना पड़ेगा। तो इसीलिए देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये जो ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है सृजन, इसे रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है। अब इससे मदद क्या मिलेगी? तो इसके ऊपर रक्षा क्षेत्र की जो भी हमारी सार्वजनिक कंपनियां हैं या फिर हमारे यहाँ पर जो आयुधि निर्माणी बोर्ड है उनके द्वारा जो भी रक्षा क्षेत्र के इक्विपमेंट या जो भी उत्पाद अभी तक आयात किए जाते रहे हैं उन सभी उत्पादों के बारे में जानकारी है। यानी कि इस पोर्टल की मदद से अब अपने देश में ही रक्षा उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पोर्टल का नाम है सृजन और लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की घोषणा की? तो अभी घोषणा की गई है लक्षद्वीप द्वीप समूह को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो पीएम ने स्पीच दी उसी स्पीच के दौरान यहाँ पर लक्षद्वीप को अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट से जोड़े जाने की घोषणा की गई है। कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि अभी जो चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी, उसको अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि किसी पार्टिकुलर स्थान पे यानी कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस किया जा सके, और इसी के लिए ये ऑप्टिकल फाइबर केबल योजना की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिएगा, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ा जा चुका है और लक्षद्वीप समूह के लिए घोषणा की गई है। और ये जो लक्षद्वीप समूह के लिए घोषणा की गई है इसे 1000 दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। किस स्पेस एजेंसी के टेस्ट मिशन ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की? तो जाहिर सी बात है टेस्ट मिशन है नासा का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टेस्ट इसका पूरा नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, और नासा के द्वारा 2018 में पृथ्वी के पास जो भी अन्य तारे हैं, जैसे कि सूर्य हमारा तारा है तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, उसी प्रकार हमारी आकाशगंगा में कई सारे अन्य तारे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर अन्य तारे हैं तो उनके आसपास भी इसी प्रकार से ग्रह परिक्रमा करते होंगे। तो हमारे सौरमंडल के बाहर के जो भी ग्रह होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एक्सोप्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह। तो अभी यहाँ पर जो नासा का टेस्ट मिशन है इसने कुल मिलाकर के 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिशन का नाम है टेस्ट, और जो ये नासा का टेस्ट मिशन है इसने नासा के कैप्लर मिशन का स्थान लिया था। नासा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, और वाशिंगटन डीसी में ही आपको विश्व बैंक और IMF का भी मुख्यालय मिलेगा। नासा के अध्यक्ष हैं जिम बिल्डनस्टीन। नासा के मिशन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आपको YouTube के ऊपर सर्च करना है नासा मिशन KV गुरुजी, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। अगस्त 2020 में
किस राज्य की सरकार ने स्वायत्त क्षेत्रों पर चर्चा के लिए एक पैनल का गठन किया? तो ये गठित की है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब स्वायत्त क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको इसके बारे में समझना होगा। हम बात करते हैं अपने संविधान के छठी अनुसूची की। तो आपको पता होगा कि छठी अनुसूची में जो भी राज्य शामिल हैं उनके लिए विशेष प्रावधान संविधान में किए गए हैं। अब कौन कौन से राज्य हैं छठी अनुसूची में? तो यहाँ पर आपको मिलेगा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और इन राज्यों के कुछ स्वायत्त क्षेत्र के बारे में संविधान में बात की गई है। और ये जो स्वायत्त क्षेत्र हैं इनके लिए अलग से प्रावधान होते हैं और इनके लिए स्वायत्त परिषद होती है जिसके द्वारा इस पूरे क्षेत्र को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा या वहाँ के लोगों के द्वारा काफ़ी समय से ये मांग की जा रही है कि हमको भी छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, यानी कि जो छठी अनुसूची के विशेष प्रावधान दिए गए हैं इन 4 राज्यों के लिए वह प्रावधान अरुणाचल प्रदेश के लिए भी उपलब्ध हों। स्वायत्त क्षेत्र मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों के जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए डिक्लेयर किया जाता है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो ये हमारे स्वायत्त क्षेत्र होते हैं इनके बारे में शक्ति राज्यपाल को होती है, यानी कि राज्यपाल इनके क्षेत्र को बढ़ा सकता है या इनके बारे में अन्य प्रावधान कर सकता है। तो अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ के पटकाई स्वायत्त परिषद और सोम स्वायत्त क्षेत्र के संसाधनों के ऊपर चर्चा के लिए वहाँ के उप मुख्यमंत्री चौना मीन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इसका गठन किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कूली छात्रों के लिए स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया? तो अटल इनोवेशन मिशन ने नैसकॉम के साथ मिलकर के इसे लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि नीति आयोग के द्वारा देश के जो भी स्कूल हैं वहाँ पर नवाचार, इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई थी। तो अभी नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्होंने नैसकॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष के साथ में मिलकर के इसे लॉन्च किया है। अब ये है क्या? तो इससे पहले फरवरी में मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग के द्वारा आर्टिफिशियल बेस मॉड्यूल को लॉन्च किया गया था, यानी कि जो भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसके बारे में छात्रों को बेसिक सिखाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टेप अप मॉड्यूल है ये एक एडवांस लेवल है, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी स्कूली छात्र हैं उनके भीतर नवाचार और उद्यमिता की जो भावना है उसको और बेहतर ढंग से विकसित किया जाएगा। बात करते हैं नैसकॉम की, तो इसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। हालांकि नैसकॉम के नए अध्यक्ष के बारे में घोषणा हो चुकी है और वे हैं यूबी प्रवीण राव, लेकिन अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं देवजानी घोष। इसरो ने किसके साथ मिलकर चंद्रमा की सतह के लिए ईंट के समान संरचना यानी कि स्पेस ब्रिक्स विकसित किया है? तो ये इन्होंने विकसित किया है IISc बेंगलुरु के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जो संरचना है यानी कि ये जो स्पेस ब्रिक्स है इसका निर्माण चंद्रमा की मिट्टी, बैक्टीरिया और गुआर बीन के माध्यम से किया गया है। अब इसका काम क्या होगा? देखिए, पिछले वर्ष जब चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया जाना था तो उस समय जो लैंडर है उसको लैंड कराने की टेस्टिंग के लिए इसरो को ज़रूरत थी चंद्रमा की मिट्टी की, और इसीलिए कुछ समय पहले ही अभी इसरो ने चंद्रमा की मिट्टी को डेवलप कर लिया है। तो उसी क्रम में अगर कभी भविष्य में चंद्रमा के ऊपर किसी प्रकार के रहने लायक आवास का निर्माण करना है तो उसके लिए यहाँ पर इस स्पेस ब्रिक्स का उपयोग किया जाएगा। तो इसी क्रम में इसरो ने अब इसे IISc बेंगलुरु के साथ में मिलकर के डेवलप कर लिया है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो चंद्रमा के ऊपर अगर आपको किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ले जाना है तो 1 पाउंड को ले जाने में चंद्रमा तक आपकी लागत होगी 7.5 लाख रुपए, यानी कि 7.5 लाख रुपए। लेकिन अब ये जो स्पेस ब्रिक्स इसरो के द्वारा निर्मित किया गया है
इसे चंद्रमा की सतह के ऊपर ही जाकर के निर्मित किया जा सकता है इन सभी के माध्यम से। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है इसरो के द्वारा। भारत ने एंटीगुआ व बारबूडा को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने डॉलर का अनुदान दिया? तो यहाँ पर इन्होंने $1 मिलियन का अनुदान दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर बात करते हैं एंटीगुआ और बारबूडा की। तो जो हमारा कैरिबियन क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा कैरिबियन क्षेत्र है। तो यहीं पर आपको मिल जाएगा एंटीगुआ और बारबूडा। तो ये लोग कैरीकॉम के सदस्य हैं। कैरीकॉम में कुल मिलाकर के 15 सदस्य देश हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो उस समय इन्होंने कैरीकॉम के सदस्य देशों के साथ में एक सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट किया था। तो भारत ने यहाँ पर इनको कोविड-19 से निपटने के लिए $1 मिलियन का अनुदान दिया है। बात करते हैं एंटीगुआ और बारबूडा की। तो ये दो छोटे छोटे द्वीप हैं। इनकी राजधानी आपको सेंट जॉन्स में मिलेगी और मुद्रा यहाँ की है पूर्वी कैरिबियाई डॉलर। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो शिक्षा मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा 2019-20 में एक समझौता किया गया था और उसी समझौते के जो मापदंड हैं उन्हीं के आधार पर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालयों को ग्रेडिंग दी गई है। तो इस ग्रेडिंग में 90 का स्कोर किया है जामिया मिलिया इस्लामिया ने। तो ये रहा पहले स्थान पे। अरुणाचल प्रदेश में जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय है ये रहा है दूसरे स्थान पे। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU दिल्ली ये रहा है तीसरे स्थान पर। आखिरी प्रश्न है, किस देश ने एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? तो इसका सफल परीक्षण किया है इजराइल देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता क्या है? तो जिस प्रकार से भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है रसिया से, उसी प्रकार का एरो 2 इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। तो इजराइल ने इसे USA की बोइंग कंपनी के साथ में मिलकर के डेवलप किया है। और इसका काम क्या होता है? तो इसमें विभिन्न प्रकार की मिसाइलें लगी होती हैं, विभिन्न प्रकार के रडार लगे होते हैं। और अगर इजराइल देश के ऊपर किसी भी अन्य देश के द्वारा कोई हमला किया जाता है, चाहे वह छोटे रॉकेट हों या फिर बैलिस्टिक मिसाइल हों, तो इसका रडार उनको डिटेक्ट कर लेगा और उनको हवा में ही नष्ट कर देगा। तो इसीलिए इसरो के द्वारा इस एरो 2 इंटरसेप्टर एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया है। इजराइल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको जेरूसलम में मिलेगी, मुद्रा है शेकेल और पीएम यहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आइए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था इसका उत्तर किसी ने भी सही नहीं दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री अवार्ड ऑफ एक्सलेंस है, इससे सम्मानित किया गया है CBI के 15 अधिकारियों को। किसे? CBI के 15 अधिकारियों को। गृह मंत्रालय द्वारा अभी कुल मिलाकर के 121 पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सलेंस इन्वेस्टिगेशन का पुरस्कार मिला है। नियर बाय शेयर की बात करते हैं तो जैसे शेयरिट होता है उसी प्रकार का यह एक ऐप है और इसे लॉन्च किया है गूगल ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव कौन बने हैं? तो इनके निजी सचिव बन गए हैं प्रवीण सिद्धार्थ। और अभी पीएम के भी पर्सनल सेक्रेटरी को नियुक्त किया गया है, उनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और ICC महिला विश्व कप 2022 इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। इस वर्ष यानी कि 2020 वाला जो था वह आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में और अगला होगा 2022 में, वह आयोजित किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, केंद्रीय जल आयोग द्वारा किसके साथ मिलकर के बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की गई है? आयुष मंत्रालय द्वारा कितने माह का आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान लॉन्च किया गया? गो एयर के नए CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए? ध्रुवास्त्र जिसका पिछले महीने परीक्षण किया गया था, तो यह किस प्रकार का अस्त्र है? और ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस
बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसके फ्रेमवर्क समझौते को हस्ताक्षरित करने वाला अभी 87वां देश कौन बना है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।